में हम देख, सबसे पहले इंजीनियर साहब को कमीशन चाहिए। कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि सर इतने % बिलों का काम है, इतने % कमीशन। तो उसमें मेन सबसे ज्यादा दुश्मनी वो लोग उसी से रखते हैं जो भ्रष्टाचार को उजागर करता है, चाहे वो गौशाला को लेकर के हो। आज आप देख लें कि हमारे मध्य प्रदेश में कितनी घोषणाएं हुई कि हर ग्राम पंचायत स्तर पे गाय के लिए गौशाला बनाई जाएगी, लेकिन ग्राउंड में देखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। ग्राउंड में आप देखें तो लगता है कि रोड ही गौशाला बनी हुई है। सारे जितने मवेशी हैं, गौवंश हैं, जितनी प्रताड़ना हो रही है। शायद शिवानंद जी, मऊगंज वाले गौशाला में क्या हुआ बताना चाहेंगे आप? मऊगंज वाला हाँ जी जी बिल्कुल मित्रा जी, मऊगंज वाले मामले को हमने स्वयं ईमेल के माध्यम से कंप्लेन करके माननीय मेनका गांधी जी के पास तक बात पहुंचाई थी। अब उसमें अपडेट्स जो हैं अभी नहीं मिल पाए हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और रक्षा महाजन का भी मामला था जिसके बारे में हमने उसी में जोड़ा था। तो रक्षा महाजन में जो लोकल पुलिस है वो आकर के कुछ अपना पंचनामा वगैरह क्या कुछ बना करके गई है, लेकिन हमें लग रहा है कि जो उन्होंने इलीगल ये जो कन्फाइनमेंट उनके लिए बनाया हुआ था उसमें कोई विशेष वो कुछ किए नहीं है। वो मामला प्रक्रियाधीन है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा, तो यही हम चर्चा कर रहे थे कि चूंकि हम लोगों को संघर्ष करने की आवश्यकता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में हो, चाहे गौवंश को बचाने के लिए हो, चाहे समाज, जब तक समाज में जन जागरूकता नहीं आएगी, जब तक समाज के लोग, अभी भी आज ये विचारधारा है कि हमको शिकायत करने से क्या मतलब निकला। लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि यदि अब सरपंच साहब की शिकायत कर देंगे या कि तहसीलदार की कर देंगे या कि पटवारी की शिकायत करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। लोगों के मन में एक भ्रांति है, जिस कारण से वो शिकायत करने में पीछे जाते हैं। कई बार लोग हम लोगों के पास आते हैं और कहते हैं कि सर आरटीआई लगा दीजिए, लेकिन हमारा नाम ना आए, हमको सामने वाला ये ना जाने कि आरटीआई हमने लगवाया। तो कहीं न कहीं ये समझ में आता है कि लोग अभी भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। जब तक हम सब जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोगों के मन में ये चीजें रहेंगी कि नहीं आरटीआई लगाना है तो शिवानंद जी लगाएं या कि कोई और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता या कि कोई लगाए, तब तक जागरूकता नहीं, मतलब कहाँ भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता। भ्रष्टाचार के लिए तो हम लोगों को एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। जैसे जो जिस ग्राम पंचायत में है, जिस शहर में है, वो जहाँ कहीं भी है, वहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके खिलाफ हर आदमी को आवाज उठाना चाहिए। और जैसा लोगों को लग रहा है कि हम आज आवाज उठाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा, ये गलत है। जिस दिन लोग शिकायत कर देते हैं किसी भी कामों में, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन में हो या किसी भी भ्रष्टाचार में हो, तो कुछ न कुछ कार्यवाही जरूर होती है। तो बाकी शिवानंद जी, कोई क्वेश्चन हो, लोगों के जो लोग जुड़े हैं, कुछ ऐसा हो तो बताएं। बात तब तक हमारे विशिष्ट गण जुड़े तो हम आगे चर्चा को बढ़ाते रहेंगे। इसी तरह से हमारे बीच में नए नए चेहरे दिख रहे हैं। अक्षय मिश्रा जी हैं, जिन्होंने मैसेज किया था। आप यूको बैंक में वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं। नमस्कार सबको। हाँ नमस्कार। उड़ीसा से आप अपना परिचय दीजिए अक्षय मिश्रा जी, और बताएं कैसे आपका इस कार्यक्रम के प्रति रुझान। सर myself Akshay Kumar Mishra. Previously I was an officer in UCO Bank, a bank owned by Government of India. I retired about 11th year back. So I am the General Secretary of UCO Bank, all Odisha का जो retired as General Secretary है। I am also Organizing Secretary of हमारा all UCO Bank, All India UCO Banks Retirees Federation है। And सब बैंक का there is a one organization, All India Bank Retirees Federation. I am also office bearer in that organization. So I found the public sector bank is one of the banks. They are doing so many things contrary to the Government of India guidelines, and we are sending some RTI queries. We are taking some help of some peoples, but we found the banks that used to give false informations. Even they are giving recently one case. The bank has given a false affidavit to the CIC. In the video conferencing on 13th May, they told they will give the board note, but instead of giving the copy of the board note, they simply give a regulation numbers. हम अपने अन्य साथियों से निवेदन करेंगे कि आप लोग जो नहीं बोल रहे हैं उस समय अपने आप को
आप लोग म्यूट करके रखेंगे, जिससे क्या होता है कि जो नॉइज होती है वो काउंटर होती है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है जो हमारे वक्ता जो भी बोल रहे हैं। तो इसलिए कृपया आप लोग उस समय अपने आप को म्यूट करके रखेंगे। जी आगे बोलें अक्षय मिश्रा जी, प्लीज गो अहेड। ठीक है सर, आई वांट वेदर दिस फॉर CIC कैनॉट punish this if a CPIO giving false information, false affidavit under section 21 of the RTI Act, or for which again we have to requested the CI to punish these things. Yeah, Akshay Misra ji, thank you very much for raising very important issue. I think on this matter we will talk when Shailesh Gandhi sir will join us about 11:45 or 11:50, because he has already given some landmark decision regarding this banks. And if you remember, he has made one of the RBI governor as a deemed PIO in some cases, and that case is still has been challenged in Supreme Court of India. And as you are saying that these banks give the affidavit, so the same thing they have given there, and they are not giving the information. They are instead they are hiding the information, and they are doing all possible things so that the information of their corruption should not come out. तो वो सारी चीजें वो कर रहे हैं इस तरह से, तो उनकी वो तो हथकंडे हैं। तो उसके लिए अपन ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे जब वो स्वयं भी हमारे बीच में शैलेश गांधी सर आएंगे। उन्होंने तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया था, क्या क्या उन्होंने नहीं किया, और वो मामला अभी बहुत दुख लगता है कि आज तक वो मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो ऐसे मामलों में तो सरकारों को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए, पर उन्होंने भी डिपार्टमेंट्स को और सूचना आयोग को आपस में खड़ा कर दिया है, और उनके बीच में कोर्ट है, तो बस हो गया, वही खेल चल रहा है। तो अभी ऐसे मामलों में तो सरकारों को स्वयं चाहिए कि सीधे से संसद में ऐसे बिल पारित करें जिससे ऐसी जानकारियां जो जनहित की हैं, जो ज्यादा से ज्यादा बाहर आनी चाहिए, जो जानकारियां 120 दिन के अंदर बाहर आनी चाहिए थी इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के, वो सारी जानकारी तो वो स्वयं सरकारें ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहती हैं, तो वो तो आप देख ही रहे हैं। तो अभी वो सब इशू है, और आपका अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि आप बैंक से भी संबंधित रहे हैं, तो हमें आपके इस अनुभव की आगे भी जरूरत पड़ेगी। कृपया आप कार्यक्रम में इसी तरह से जुड़े रहें, और हम इस डिस्कशन को आगे भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद आपका। और क्या हमारे बीच में और हमारे बहुत सारे साथी हैं कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, कुछ अपने आप के बारे में बताएंगे, अपने कार्यों के बारे में। जी और श्रीमान जयपाल सिंह, जिला राजगढ़ से। हाँ जयपाल सिंह जी बताएं। जी ये था श्रीमान जी कि हमारे जैसे अभी गौशाला के बारे में जो बात कर रहे थे श्री मिश्रा जी, एडवोकेट जी, तो हमारे यहाँ पर भी जो संबंधित जो पहले जिला कलेक्टर थे श्री नीरज कुमार जी शर्मा, उन्होंने भी एक आदेश निकाला था कि जिस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत, नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका, जहाँ भी जो संबंधित विभाग है उसका जिम्मेदार व्यक्ति है जिस क्षेत्र का, वो जिम्मेदार रहेगा अगर उस क्षेत्र में गाय अगर खुली घूमती नजर आती है। लेकिन क्या है, वो जो आदेश जो निकला था वो सिर्फ हवा सिर्फ आदेश ही एक मात्र रह गया, और नगर पालिका जो क्षेत्र के व्यक्ति थे या जो कर्मचारी थे वो सिर्फ 100-200 मीटर अपनी गैया को बाहर निकाल करके इति सीरी कर लेते थे। मतलब खुलेआम पूरे जिले में खुलेआम धड़ल्ले से श्रीमान कलेक्टर महोदय की आदेश की अवहेलना की गई। या तो मुझे नहीं लगता कि श्रीमान कलेक्टर महोदय आदेश देकर भूल गए थे, उन्होंने पुनः पुनः बार बार रिमाइंडर किया, लेकिन कहीं कोई ग्राम पंचायत से लेकर नगर पालिका क्षेत्र तक कहीं कोई आदेश की फॉलो करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, ना ही सुनने वाला। बार बार सभी गौ भक्तों के द्वारा या समाज सेवक द्वारा भी बार बार स्मरण दिलाया गया, लेकिन कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, ना ही कोई सुधार आया। श्रीमान जी बिल्कुल, ये तो सरकार की नीतियां हैं। देखिए ये सरकारें जो हैं ये कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के जनता को बरगला देती हैं, और ये तो एक दूसरा ही इशू है जिसपे अपन बाद में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वो सारी बातें नहीं हो पाएंगी। और जहाँ तक पशुओं के संरक्षण की बात है, तो ये प्रोटेक्शन फॉर अगेंस्ट एनिमल क्रुएल्टी के लिए बहुत अच्छे एक्ट बने हुए हैं, और हर स्टेट के अपने भी एक्ट हैं। तो सभी जो एनिमल्स हैं उनको भी वही संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
हमें लगता है कि ओप्पो F15 से कुछ म्यूजिक की इस तरह से बातें आ रही हैं, आप लोग अपने आप को म्यूट करके रखा करें कृपया। और तो ये जो एनिमल्स राइट्स हैं, एनिमल राइट्स वही हैं जो ह्यूमन राइट्स हैं अपने अपने स्थान पर। तो किसी भी ह्यूमन राइट्स का इतना वायलेशन हो रहा है तो आप एनिमल राइट्स की आप क्या बात करते हैं इस देश में। तो ये तो आपके सामने है कि किस तरह से स्थितियां हैं, और इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। आप लोग जो एनिमल राइट्स के लिए लड़ने वाले लोग हैं तो उनकी सुरक्षा और उनके उसके लिए इसी तरह से प्रयास करते रहें, RTI लगाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकालते रहें, मीडिया में पब्लिश करवाते रहें, सरकार पर इसी तरह से दबाव आप लोग बनाते रहें। और निश्चित तौर पे प्रयास ही अपन कर सकते हैं, और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबको प्रयास करना चाहिए। चलिए, हमारे बीच में नित्यानंद मिश्रा भी जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। नित्यानंद मिश्रा वो कुछ इस कार्यक्रम में अपना वो पॉइंट्स रखेंगे और ये बताएंगे कि जो सूचना का अधिकार कानून है वर्तमान स्थिति में उसमें कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो कोर्ट्स का जो नजरिया है सूचना के अधिकार कानून के प्रति, उनके जो कुछ निर्णय हैं हालिया, जो कुछ ऐसे निर्णय जो RTI कानून के फेवर में है या कि उसके अगेंस्ट में है, कुछ ऐसे निर्णय के बारे में वो कुछ अपने अनुभवों को यहाँ पर साझा करेंगे। नित्यानंद मिश्रा जी, सुन पा रहे हैं? धन्यवाद शिवानंद जी। यदि मैं अभी जस्ट जुड़ा हूँ तो जी स्वागत है आपका। किस परिप्रेक्ष्य में चर्चाएं हो रही थी मैं उस विषय को नहीं जान सका, लेकिन आपने मुझे अवसर दिया है, बोलने के लिए कहा है, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि न्यायालयों का जो व्यू है सूचना के अधिकार कानून के प्रति, वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है न्यायालयों से। लगातार जैसे अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो पर डे हम लोग ये देखते हैं, कई मामलों में मैं अपीयर हो रहा हूँ RTI एक्टिविस्टों की तरफ से, तो ये देखने को मिल रहा है कि हर आदेश को डिस्टर्ब कैसे करें 90% आदेश जो सूचना आयोग के या कि किसी के ऊपर पेनाल्टी इम्पोज होने की हो रही है या कि जानकारी देने के लिए हो रही है, वो आदेश माननीय न्यायालय द्वारा स्टे किए जा रहे हैं एज ए रूटीन मैनर पे, एज ए कोर्ट ऑफ अपील के तौर पे कोर्ट उसको इंटरटेन कर रही है। मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी कि रिट पिटीशन सूचना आयोग के आदेश के ऊपर जब रिट पिटीशन लगती है तो कोर्ट को ये देखना चाहिए कि क्या कोई लीगल पॉइंट इस पे इन्वॉल्व है या कि कोई बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है या कि कोई प्रोसीजरल फॉल्ट हुई है, ज्यूरिसडिक्शनल एरर है। अगर इस तरह की चीजें ना हो तो नॉर्मली कोर्ट को सूचना आयोग के निर्णयों पे इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, लेकिन इस सिद्धांत के अवहेलना में या कहें इसको वायलेट करते हुए माननीय न्यायालय ज्यादातर मामलों पे स्टे दे रही है, जिससे इस एक्ट कमजोर हो रहा है। मामले जा रहे हैं 10-10 साल, 5-5 साल से 4-4 साल से सूचना के अधिकार के मामले जिसमें अपीलार्थी ने अपील की हो या कि माननीय आयोग ने किसी को जुर्माना लगाया हो, वो मामले 4-4, 5-5 साल से न्यायालयों में पेंडिंग है। तो इससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपीलार्थी फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अभी कल ही एक मामला मेरे पास आया है, माननीय न्यायालय ने सूचना आयोग ने 2000 का जुर्माना लगाया था और कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। अब बताइए 2000 के जुर्माने को भी कोर्ट ने स्टे कर दिया और अब मामला खिंच जाएगा 2000 साल 3 साल तक, और 2-3 साल अगर मामला खिंच गया तो अपीलार्थी जिसको जानकारी चाहिए, वांछित जानकारी चाहिए, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस तरह की व्यवस्थाओं से। तो ये एक बड़ी दुखद परिस्थितियां न्यायालयों में चल रही है। अब इसके विषय में मैं अपने तरफ से तो बड़ा दुख मुझे महसूस होता है। तो शिवानंद जी, मेरा तो इतना ही कहना है कि न्यायालयों का रुख हमारे इस कानून के फेवर में नहीं है। अभी हालिया मैंने कई जजमेंट्स देखे हैं सूचना आयोग के, जिसपे वो गिरीश देशचंद पांडे वाला जो जजमेंट था, उसके परिप्रेक्ष्य में जो 2020 में सुभाष चंद्र अग्रवाल के मामले पे जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का, उसको रॉन्ग इंटरप्रिटेट करते हुए 8H को एब्सोल्युटली उन्होंने कह दिया है कि इस पे जानकारी नहीं दी जा सकती। जो प्रोसेस ऑफ इम्पीडमेंट के प्रश्न आया करते थे कि क्या इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस को कोई इम्पीडमेंट हो रहा है, इस जानकारी मांगने से कोई हस्तक्षेप हो रहा है जांच में, उस मामले पे अब इस समय आयोग के मैं निर्णय देख रहा हूं, उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट एक्सेप्शन है, इस पे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा सकती। और वही व्यू मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी अभी एक मामले पे दिया है।
तो न्यायालयीन निर्णयों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेकर्स थे, इस एक्ट को बनाने वाले मेकर्स थे, उनका जो दृष्टिकोण था कि इस मामले को हमको सूचना के अधिकार को जिस स्तर तक ले जाना है, वो बाधित हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मिश्रा जी, इसमें जैसे कोई भी एक्ट होता है उसको बनाने के लिए संसद होती है, विधायिका होती है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से स्थितियां निर्मित हो गई हैं तो वापस ये चीजें बॉइल्स डाउन टू द सेम, मतलब उसी जगह पे कि अब ये संसद ही इस बात का निर्णय करे कि मतलब वो आरटीआई कानून को इतना कमजोर क्यों करवा रही है और क्यों बैठ करके देख रही है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं उनके पास अल्टीमेट, भले ही कोर्ट को आप ये बोलें कि सुप्रीम होती है, कोर्ट की पावर जो है अनलिमिटेड, मतलब कोर्ट ही सबसे टॉप पे है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक तरह से भ्रम की स्थिति है और अल्टीमेट पावर तो संसद के पास ही होती है। तो संसद से कानून आया, जनता के कहने पे कानून आया, तो संसद के बाद हाँ शिवानंद जी, कहीं ना कहीं सह जो है वो सरकार की है। अगर सरकार इस पे स्ट्रिक्ट हो तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट इस पे इंटरप्रिटेशन, इस तरह के इंटरप्रिटेशन कर पाए, लेकिन सरकार की सह है और सरकार भी इस एक्ट को ज्यादा ताकतवर बने रहने देना नहीं चाहती। अगर उनके पास कोई टाइम मशीन हो तो मुझे लगता है कि सरकारी तंत्र सबसे पहले इस एक्ट को खत्म करने का प्रयास करेंगे बैक में जाके। तो वो सरकार कर नहीं पा रही है, इसलिए सरकार का भी प्रयास है कि इस एक्ट को किसी न किसी तरह से निष्प्रभावी कर दिया जाए, चाहे वो भर्तियां ना करें, चाहे सूचना आयोग को स्टाफ ना दें, या कि इनकेपेबल लोगों की भर्तियां कर दे एज ए आयुक्त। तो ये सारे काम तो सरकार ही न कर रही है। तो सरकारी स्तर पे भी इस एक्ट को कमजोर करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और बाकी जो बची कुछ कसर है वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के रहा है। शिवानंद जी। जी जी, हमारे अन्य साथी जो हैं, मैं कई बार आप लोगों से आग्रह कर चुका हूं कि हमें पोर्टेबली म्यूट आपको ना करना पड़े, इसलिए कृपया अपने आप को आप म्यूट करके रखें और बीच बीच में मतलब इस तरह से नॉइज चूंकि डिस्टर्ब करती है, तो इस बात को जरूर आप लोग ध्यान रखें। हमारे बीच में आत्मदीप सर जुड़ चुके हैं मिश्रा जी, और हम सीधे आत्मदीप सर के पास चलते हैं और उनको इन्वाइट करते हैं कार्यक्रम में। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य सूचना आयुक्त, वो अपने अनुभव को यहाँ पर साझा करेंगे और अपनी बातें यहाँ पर रखेंगे। आत्मदीप सर, अपने आप को अनम्यूट कर लें। आदर नमस्कार। एक सेकंड में थोड़ा सा काम कर देता हूं और एक मिनट में जरा पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट कहाँ है। ओके, मैं म्यूट ऑल नॉट अलाउड। हाँ, अब आप सर अपने आप को अनम्यूट कर लें। आत्मदीप सर जी, अब डिस्टर्बेंस। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शुरू से आज के वेबिनार की ये चर्चाएं सुन रहा हूं, जिसमें खास करके पार्टिसिपेंट्स ने ज्यादा अपने अनुभव बयान किए। उनके बहुत अच्छे और बुरे अनुभव सामने आए, लेकिन